हाय एवरीवन। तो इस चैप्टर के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट से हटके एक बैकएंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मिडलवेयर्स। अब मिडलवेयर्स को हमने बीच में थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश की है, हमने यूज़ भी किए हैं पहले मिडलवेयर्स, बट आज हम डिटेल में समझ रहे होंगे कि मिडलवेयर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, एंड ऑल्सो हम अपने खुद के मिडलवेयर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिडलवेयर हमारा होता क्या है। अब हमें पता है कि जब भी हम अपना सर्वर सेटअप करते हैं हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आती है एंड रिक्वेस्ट के बेसिस पर हम कुछ रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। अगर हमें ऐसे कुछ काम हैं जो रिक्वेस्ट के आने से पहले और रिस्पॉन्स के जाने से पहले करवाने होते हैं तो उनको एक्सप्रेस के अंदर हम मिडलवेयर्स के थ्रू करवाते हैं। मिडल यानी ये हमारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में आ रहा होता है। अब जब मिडलवेयर्स की बात करते हैं, मिडलवेयर्स आर इंटरमीडियरी, यानी ये एक लिंक सेटअप करते हैं। रिक्वेस्ट से लेके रिस्पॉन्स तक के बीच का एक जो लिंक होता है उसे जोड़ने का काम हमारे मिडलवेयर्स करते हैं। और मिडलवेयर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोड.जेएस के अंदर ही होते हैं। जनरली अगर हम किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें मिडलवेयर्स देखने को मिल जाते हैं। मिडलवेयर्स इन जनरल एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, बट स्पेसिफिकली अगर एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस के अंदर मिडलवेयर्स आर फंक्शंस दैट कम इन टू प्ले आफ्टर द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड बिफोर द रिस्पॉन्स इज सेंड टू द क्लाइंट। यानी एक्सप्रेस के अंदर मिडलवेयर्स फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो रिक्वेस्ट के आने के बाद एंड रिस्पॉन्स के जाने से पहले हमारे सर्वर के अंदर कुछ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। अब मिडलवेयर्स को ऑलरेडी हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ कॉमन मिडलवेयर फंक्शन जिनको हमने यूज़ किया है, हमने मेथड ओवरराइड के बारे में पढ़ा है। मेथड ओवरराइड से हम क्या करते थे, हमें पता है कि जो हमारे HTML फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट काम करती है, पर मेथड ओवरराइड हमारा npm पैकेज है जिसकी हेल्प से हम अपनी पुट रिक्वेस्ट या अपनी डिलीट रिक्वेस्ट, इस तरीके की जो भी रिक्वेस्ट होती है, हमारी अपडेट रिक्वेस्ट, वो सेंड कर सकते हैं हमारे बैकएंड को यूजिंग मेथड ओवरराइड। तो ये जो मेथड ओवरराइड हमने यूज़ किया था ये हमारा एक मिडलवेयर फंक्शन होता है। उसके बाद हमने बॉडी पार्सर को यूज़ किया था। बॉडी पार्सर को इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डेटा होता है, हमारी एक्सप्रेस की ऐप यानी हमारा बैकएंड, हमारा सर्वर, उसे समझ नहीं आता, इसीलिए उस डेटा को हमें पार्स करना पड़ता है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को यूज़ किया है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को हम यूज़ करते हैं अपनी बैकएंड की स्टैटिक फाइल्स को फ्रंट एंड यानी क्लाइंट की तरफ सर्व करने के लिए। स्टैटिक फाइल्स यानी हमारा अगर रिलेटेड CSS हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया या कोई इमेज हो गई, तो इस तरीके की स्टैटिक फाइल्स को हम फ्रंट एंड को, क्लाइंट को सर्व करने के लिए अपने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को यूज़ करते हैं। हम एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड को यूज़ करते हैं ताकि सेम हमारी रिक्वेस्ट के अंदर का जो डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाएँ। हमने जनरली जो हमारे मिडलवेयर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे अगर हमें अपने डेटा को पार्स करवाना है तो हमने लिखा है एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड। ये जो URL एनकोडेड है ये एक मिडलवेयर फंक्शन है एक्सप्रेस के अंदर। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को लिखा है, ये जो स्टैटिक है ये भी एक मिडलवेयर फंक्शन है एक्सप्रेस के अंदर। अब ये स्टैटिक एक मिडलवेयर फंक्शन कैसे है? स्टैटिक मिडलवेयर फंक्शन ऐसे है कि रिक्वेस्ट आई और हम चाहते हैं कि ऐप डॉट यूज से हम क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट यूज हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कोई भी रिक्वेस्ट आए, कहीं से भी आए, चाहे गेट रिक्वेस्ट आए, पोस्ट रिक्वेस्ट आए, अपडेट रिक्वेस्ट आए, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट आए, उसमें हम ये वाली चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो रिक्वेस्ट आ रही है उसे हम पास कर रहे हैं अपने स्टैटिक फंक्शन को, जो रिक्वेस्ट भी लेता है एंड फिर वो कुछ कुछ काम परफॉर्म करता है। तो जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा, हमारी पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करने की उसके पास परमिशन होगी, पब्लिक फोल्डर को वो एक्सेस कर पाएगा ताकि स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सके। और ये एक्सेस वाला पार्ट कब हो पाएगा, इस तरीके से स्टैटिक फाइल्स पब्लिक फोल्डर से कब सर्व हो पाएंगी, जब रिक्वेस्ट आ चुकी है पर अभी रिस्पॉन्स नहीं गया है। वैसे ही अगर हमें रिक्वेस्ट के बॉडी के डेटा को कन्वर्ट करना है टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, तो रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम अपने डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड उसी के बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेज रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में अगर कोई काम करना होता है तो उसे हम मिडलवेयर्स की फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन विच इज अ मिडलवेयर। तो एक्सप्रेस में जब हम मिडलवेयर कह रहे हैं हम बेसिकली एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो एक काम परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर ऐप डॉट यूज क्या कर रहा है, ऐप डॉट यूज बेसिकली प्रोग्राम को कह रहा है कि जब भी रिक्वेस्ट आए हर बार इस मिडलवेयर को रन करो। पर जरूरी नहीं है मिडलवेयर हर रिक्वेस्ट के ऊपर रन करे, वो हम आगे जाके देखेंगे कि मिडलवेयर्स कैसे हम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक पाथ्स, राउट्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। बट वो बात की बातें हैं। अभी के लिए जब भी मिडलवेयर सुनेंगे हमें इमेजिन करना है एक हमारा फंक्शन है जो रिक्वेस्ट के आने के बाद एंड रिस्पॉन्स के जाने से पहले काम करता है, यानी मिडिल स्टेट में काम करता है। अब जब भी मिडलवेयर्स की बात करते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर एक मिडलवेयर पोजेस करता है।
सबसे पहली चीज जो हर एक मिडलवेयर के पास होती है कि मिडलवेयर्स हमारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कभी भी अगर मिडलवेयर चाहे तो जो रिक्वेस्ट आई है, जैसे हम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स लिखते हैं, हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखते हैं, उस तरीके की चीज़ें वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की किस तरीके का रिस्पॉन्स जाना चाहिए उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें मिडलवेयर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि मिडलवेयर्स के अंदर चेनिंग पॉसिबल होती है। चेनिंग बेसिकली ये होती है कि एक हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के पास हमारा कंट्रोल भेज रहा है, दूसरा फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन के पास कंट्रोल भेज रहा है, एंड इस तरीके से हमारी चेन फॉर्म हो जाती है। तो यहीं पर अगर फंक्शन की जगह हमारे पास मिडलवेयर आ जाए, ये भी हमारा मिडलवेयर बन जाए, ये भी हमारा मिडलवेयर बन जाए, तो इस तरीके से एक मिडलवेयर फंक्शन अगले मिडलवेयर फंक्शन को कंट्रोल पास करता है, एंड फिर ये फंक्शन उससे अगले मिडलवेयर फंक्शन को कंट्रोल पास करता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मिडलवेयर्स की चेनिंग कर पाना भी पॉसिबल है। यानी अगर रिक्वेस्ट आ रही है और हमें बीच में 2-3 काम करवाने हैं, तो उसके लिए हम 2-3 अलग अलग मिडलवेयर फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो एक के बाद एक कॉल हो रहे हैं, एंड उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है। एंड तीसरा ये कि मिडलवेयर चाहे तो खुद एक रिस्पॉन्स सेंड करके ये जो चेनिंग है इसे रोक सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वेस्ट आई, इस मिडलवेयर फंक्शन को कॉल किया गया। अब ये क्या करेगा, ये अपने नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को कॉल करेगा, और ये वाला नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन क्या करेगा, ये कोई रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। जैसे ही इसने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया वैसे ही आगे के मिडलवेयर फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। तो मिडलवेयर्स जैसे हमारे नॉर्मल, अगर हम लेट्स सपोज हम एक कोड लिखते हैं, कोड के अंदर हमने एक मिडलवेयर नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर एक्सप्रेस को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, एंड एक app.js के अंदर हमने बेसिक सा एक्सप्रेस का कोड लिखा है। अगर हम लिखते हैं app.get एंड उसके अंदर हम एक राउट बना रहे हैं, इसके पास भी रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, एंड यहाँ से अगर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड समथिंग कर देते हैं, और यहाँ पर कहीं बीच में हमने एक मिडलवेयर को डिफाइन किया है, और ये मिडलवेयर क्या करता है, अभी देखना नहीं है कि मिडलवेयर डिफाइन कैसे होता है, अभी बस इमेजिन करना है कि यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है विच इज़ आवर मिडलवेयर। ये मिडलवेयर फंक्शन क्या करता है, ये मिडलवेयर फंक्शन पहले ही रिस्पॉन्स को सेंड कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम रिक्वेस्ट स्लैश यानी अपने रूट राउट पर भी भेजेंगे, फिर भी ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मिडलवेयर ने रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया। तो ये वाला रिस्पॉन्स कभी सेंड ही नहीं होगा। यानी रिक्वेस्ट आई और मिडलवेयर ने ही रिस्पॉन्स वापस भेज दिया, तो बेसिकली हम अपनी एपीआई तक, अपने राउट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से मिडलवेयर्स चाहें तो रिस्पॉन्स को भी सेंड कर सकते हैं, तो वो जो चेनिंग होती है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, उसे रोका जा सकता है। तो कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो मिडलवेयर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपने खुद के मिडलवेयर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक बार मिडलवेयर्स डिफाइन करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे मिडलवेयर्स क्या क्या कर सकते हैं। मिडलवेयर फंक्शंस कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहला, मिडलवेयर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, वैसे ही मिडलवेयर्स होते हैं जो कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, मिडलवेयर्स कैन मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। यानी अगर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अगर नया पैरामीटर ऐड करना है, नया मेथड ऐड करना है, या रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, तो इस तरीके के चेंजेस मिडलवेयर कर सकते हैं। मिडलवेयर एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, यानी अगर मिडलवेयर कहीं भी रिस्पॉन्स को भेज देते हैं तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एंड कर देते हैं। हमें ये याद आ रहा होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कब एंड होती है, तब एंड होती है जब कोई रिस्पॉन्स चला जाता है, और वो मिडलवेयर्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, मिडलवेयर्स कैन कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द स्टैक। यहाँ पर वही चेनिंग की बात हो रही है कि जब भी हमारे पास एक मिडलवेयर होता है, ये अपने अगले यानी नेक्स्ट को कॉल कर सकता है, और ये मिडलवेयर अपने नेक्स्ट को कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से चेनिंग कर पाना पॉसिबल होता है विद इन मिडलवेयर्स। अब हम डिफाइन करने वाले हैं अपना सबसे पहला मिडलवेयर। मिडलवेयर डिफाइन करने का हम क्या फॉर्मेट रखेंगे, हम लिख सकते हैं app.use एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम अपने मिडलवेयर फंक्शन को लिख सकते हैं। अब app.use के अंदर हम अपने मिडलवेयर को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो मिडलवेयर है वो हर एक रिक्वेस्ट के साथ वर्क कर रहा हो। तो इसीलिए इस तरीके से हम अपने मिडलवेयर को डिफाइन करते हैं। app.use के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अगर और हमें पढ़ना है app.use के बारे में, तो हम एक्सप्रेस की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। ये हमारी एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन है फॉर मिडलवेयर्स, एंड यहाँ से हम API रेफरेंस पे जाके एप्लीकेशंस के अंदर app.use पर जा सकते हैं। तो app.use के अंदर जनरली जो काम होता है वो है टू माउंट द स्पेसिफाइड मिडलवेयर फंक्शन और फंक्शंस एट द स्पेसिफाइड पाथ। यानी app.use के अंदर हम अपने मिडलवेयर्स लिखते हैं, और app.use क्या करता है, अगर उसके अंदर कोई हमने पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर पाथ स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर सारे के सारे पाथ्स के लिए वो मिडलवेयर वर्क करेगा, और अगर कोई पाथ स्पेसिफाई किया तो उस स्पेसिफिक पाथ के लिए वो मिडलवेयर हमारा वर्क करेगा। एक बार एक सैम्पल मिडलवेयर लिख के देखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं
डॉट यूज, एंड इसके अंदर अब हमें अपना मिडलवेयर फंक्शन डिफाइन करना है। या तो हम सिंपली लिख सकते हैं फंक्शन इस तरीके से, नहीं तो हम अपना एरो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड वी कैन राइट कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम मिडलवेयर। तो ये जो फंक्शन है दिस इज आर मिडलवेयर। इसको कर लेते हैं सेव। साथ के साथ एक और राउट बनाते हैं ऐप डॉट गेट, इसको कह देते हैं स्लैश रैंडम। इसमें रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे दिस इज अ रैंडम पेज, एंड यहाँ पर अपने रिस्पॉन्स में हम सेंड कर सकते हैं हाई आई एम रूट, समथिंग लाइक दिस। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश पर। अब लोकल होस्ट स्लैश पर यानी रूट पर जैसे ही हम गए, हमारा एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर हमारा लोडर क्या कर रहा है, सिर्फ घूमे जा रहा है और हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इवन दो यहाँ पे हमने वैलिड रिस्पॉन्स डिफाइन किया है। अगर हम रूट पाथ पे जाते हैं तो हमारे पास वैलिड रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐप डॉट यूज में हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है विच इज आर मिडलवेयर, और ये मिडलवेयर ने अपना काम कर दिया है। इसने हाई आई एम अ मिडलवेयर प्रिंट करवा दिया जो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होकर आ गया। पर इस मिडलवेयर ने उसके बाद क्या करना है वो स्टेप्स हमें नहीं बताए। अब एक मिडलवेयर दो ही स्टेप्स ले सकता है। इफ दिस इज माय मिडलवेयर, मिडलवेयर के पास दो ही चॉइसेस हैं। सबसे पहला कि ये क्या करे, ये कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर दे। अगर इसने कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया तो ऑब्वियसली हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और उसके बाद फिर कुछ होगा नहीं। एंड दूसरा काम जो एक मिडलवेयर कर सकता है वो ये है कि वो अपने नेक्स्ट मिडलवेयर को, या तो नेक्स्ट मिडलवेयर हो या फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उस ऑपरेशन को हम नेक्स्ट कहते हैं। बेसिकली जो भी नेक्स्ट होना चाहिए, जो भी आगे होना चाहिए, वो उसे कॉल कर दे, उसे अपना सारा कंट्रोल दे दे। तो मिडलवेयर दो ही काम कर सकता है, उनमें से दोनों में से कुछ भी काम नहीं किया गया। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हमारा जो पेज है वो सिर्फ लोड हुए जा रहा है, उसके अंदर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। तो हम चाहें तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं मिडलवेयर फिनिश्ड, एंड इसको कर सकते हैं सेव। अब सेव करके हमारे पास एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये अभी डिफाइंड ही नहीं है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जिसको अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। सेव कर लिया, एंड इस बार अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करके हमारे पास आया मिडलवेयर फिनिश्ड। वहीं पर अगर हम जाएंगे अपने स्लैश रैंडम पाथ पे तो भी हमारे पास आएगा मिडलवेयर फिनिश्ड। अब इवन दो हमने रूट का अलग से पाथ डिफाइन किया है, स्लैश रैंडम का अलग से पाथ डिफाइन किया है, पर फिर भी हमेशा रिस्पॉन्स यही आएगा। हमेशा रिस्पॉन्स ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐप डॉट यूज हमारे इस मिडलवेयर को हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट करेगा, और ये अगर हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये सभी को सेम रिस्पॉन्स भेजेगा। इसीलिए इन पाथ्स तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये वाला जो मिडलवेयर है जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं, ये हर एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये वैसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपने पाथ के साथ यूज करते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ये भी वैसे ही वर्क करती है जैसी हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वर्क करती है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट के साथ अगर हमने कोई क्वेरी भेजी, लेट्स सपोज हमने भेजी क्वेरी इज इक्वल टू ABCD, एंटर किया, और उस क्वेरी को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेट क्वेरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, सेव, एंड फिर हम इसे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, सेव एंड रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो इस बार क्वेरी की वजह से हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया ABCD। तो बेसिकली इस रिक्वेस्ट को, इस रिस्पॉन्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाना पॉसिबल है। एंड इनफैक्ट इनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इनके अंदर हम नई प्रॉपर्टीज़ एंड नए मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सबसे बेसिक चीज़ कि हमारे पास मिडलवेयर के अंदर एक रिक्वेस्ट आई, उसके बेसिस पर हमने एक रिस्पॉन्स भेज दिया। पर जनरली मिडलवेयर्स का काम रिस्पॉन्स भेजना नहीं होता। जनरली मिडलवेयर्स का काम होता है नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली है उसे एग्जीक्यूट कराना, एंड उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल पैरामीटर होता है विच इज़ कॉल्ड द नेक्स्ट पैरामीटर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिडलवेयर्स के अंदर अपने नेक्स्ट की। तो द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय अ वेरिएबल कॉल्ड नेक्स्ट। जैसे अगर हम अपनी एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाएं एंड इफ वी गो टू द मिडलवेयर पेज,
तो मिडलवेयर्स का जब हम अपना सिग्नेचर लिखते हैं, यानी जब हम मिडलवेयर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे app.use के अंदर हमने इस मिडलवेयर फंक्शन को डिफाइन किया है, तो जनरली उसके अंदर सिर्फ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नहीं होता, एक नेक्स्ट नाम का वेरिएबल भी होता है। ये जो नेक्स्ट होता है ये एक्चुअली मिडलवेयर के बाद जो हमें नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करना है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि मिडलवेयर खुद का कोई रिस्पॉन्स सेंड ना करे, वो बस अपने नेक्स्ट को कॉल कर दे, तो उसके लिए हम उसे नेक्स्ट पैरामीटर से डिनोट करते हैं एंड फिर हम उसे एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं। हम नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करके उसे कॉल करवाते हैं। तो इफ द करंट मिडलवेयर फंक्शन डज नॉट एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, इट मस्ट कॉल नेक्स्ट टू पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन। तो हर फंक्शन के पास अपना कंट्रोल होता है, हर फंक्शन के पास अपने वेरिएबल्स होते हैं, अपना सारा कॉल स्टैक के अंदर वो अपनी जगह घेर के बैठा होता है। पर अगर मिडलवेयर फंक्शन रिस्पॉन्स सेंड नहीं करता तो फिर उसकी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एरर ना आए। एरर किस तरीके से कि बस चीज़ें घूमे जा रही हैं, पेज लोड किए जा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्लाइंट साइड पे। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कोड में। इसीलिए हर एक मिडलवेयर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने नेक्स्ट को कॉल करे टू पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन। एंड इसके अलावा मिडलवेयर्स हमारे अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, यानी बेस्ड ऑन देयर यूजेज हम अपने मिडलवेयर्स को अलग अलग टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन लेवल हमारे मिडलवेयर्स होते हैं, दूसरे तरीके के मिडलवेयर्स हमारे राउटर लेवल मिडलवेयर्स होते हैं, या हम अपने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, इस एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में कुछ और अलग चीज़ें हैं, बस यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज़ करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी आवर एरर पैरामीटर। कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी होते हैं। बिल्ट इन मिडलवेयर्स का मतलब है ऐसे मिडलवेयर्स जो एक्सप्रेस के अंदर ही हैं, जैसे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, जिससे हम स्टैटिक फाइल सर्व करते हैं। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या है, एक्सप्रेस के अंदर ही है, तो वो हमारा बिल्ट इन मिडलवेयर है। जैसे URL एनकोडेड को हम यूज़ करते हैं, तो URL एनकोडेड एक्सप्रेस का ही पार्ट है, तो वो भी बिल्ट इन मिडलवेयर है। बिल्ट इन मिडलवेयर यानी एक्सप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है विच एक्ट्स एज अ मिडलवेयर। इसके अलावा थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी होते हैं, यानी दूसरे मिडलवेयर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ काम एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मिडलवेयर्स होते हैं, बेसिकली फंक्शंस होते हैं, उन्हें हमें अलग से npm पैकेज की फॉर्म में इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कुकी पार्सर एक काफ़ी वेल नोन मिडलवेयर है, इसके बारे में अगर आपको टाइम मिले प्लीज़ पढ़ना। एक हमारे पास मॉर्गन करके होता है जो लॉगर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके के काफ़ी सारे थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे देयर इज़ दिस गुड कंपाइलेशन अबाउट 5 एक्सप्रेस मिडलवेयर लाइब्रेरीज एवरी डेवलपर शुड नो। तो इसके अंदर 5 इन्होंने लाइब्रेरीज बताई हैं। एक हमारी हेलमेट के नाम से है, एक हमारा जो मिडलवेयर है दैट इज़ कुकी पार्सर विच इज़ यूज टू पार्स कुकीज़। हमने कई बार वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि क्या डू यू एक्सेप्ट दीज कुकीज़ और नॉट। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। पासपोर्ट होता है फॉर ऑथेंटिकेशन, हम बाद में ऑथेंटिकेशन सीख रहे होंगे क्या होगा, बट आप चाहें तो अपने टाइम में भी जाकर इस डॉक्यूमेंटेशन को, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मॉर्गन होता है जो HTTP रिक्वेस्ट और एरर्स को लॉग करने का काम करता है। एंड इसके अलावा हमारे पास कॉर्स भी होता है। तो कॉर्स भी काफ़ी एक वेल नोन पैकेज है जिसे हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव टाइम इन योर फ्री टाइम ट्राई टू रीड ऐसे आर्टिकल्स जिनसे हमें नए नए मिडलवेयर्स एंड और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। तो बेसिकली हमारे मिडलवेयर्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन उनका क्या यूजेज है। बट टाइप याद करने से अच्छा है कि हम मिडलवेयर का जो यूजेज है उसको अच्छे से समझ लें। तो मिडलवेयर के अंदर हम नेक्स्ट को यूज़ करते हैं टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट थिंग। अब अगर इस मिडलवेयर के अंदर, क्वेरी वाला पार्ट हटा देते हैं, इस मिडलवेयर के अंदर रिस्पॉन्स भेजने की जगह इफ़ आई कॉल नेक्स्ट, तो फिर क्या होगा, लॉजिकली इस मिडलवेयर के अंदर अगर नेक्स्ट को कॉल किया जाएगा तो उसके बाद रिक्वेस्ट क्या करेगी, रिक्वेस्ट अपना जो भी पाथ है जहां पर रिक्वेस्ट आई है उसके साथ मैच करने की कोशिश करेगी। अगर रूट राउट पर हमने रिक्वेस्ट भेजी है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और /random पे भेजी है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। इफ़ वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू /random, नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे अपने पैरामीटर्स के अंदर वील हैव टू राइट नेक्स्ट। रिफ्रेश किया तो दिस इज़ अ रैंडम पेज, और अगर हम रूट पे भेजेंगे तो हाई आई एम रूट। तो इस तरीके से क्या हुआ, नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि हम नेक्स्ट जो भी उसका फाइनल एग्जीक्यूशन है उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने बीच में एक और मिडलवेयर डिफाइन कर दिया, इसे कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ हम लिखेंगे हाई आई एम सेकेंड मिडलवेयर, आई एम फर्स्ट मिडलवेयर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले ये मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये अपने नेक्स्ट को कॉल करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, ढूंढेगा आगे क्या होना चाहिए, तो उसके बाद सेकंड वाला मिडलवेयर कॉल होगा, फिर नेक्स्ट को जाएगा। नेक्स्ट के बाद कोई और मिडलवेयर नहीं है तो फिर ये अपने जो भी पाथ है उसके साथ मैच कर जाएगा, और जैसे ही रिस्पॉन्स सेंड हो गया वैसे ही अब कोई मैचिंग नहीं होगी, अब चेन टूट चुकी है। तो उसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया, हाई आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, आई एम सेकेंड मिडलवेयर।
ऐसे ही अगर हम /random के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दोबारा से प्रिंट होकर आएगा हाय आई एम फर्स्ट आई एम सेकंड। तो ये जो शुरुआत में अगर हमने जो मिडलवेयर्स लिख दिए ये हर एक चीज़ के लिए एग्जीक्यूट होंगे, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो हमारी गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट हो, अपडेट रिक्वेस्ट हो, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट हो। इनफैक्ट एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि एक बार अगर हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करें और लेट्स सपोज मैंने किसी रैंडम पाथ, गलत पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने /abcd को रिक्वेस्ट भेजी थी, तो यहाँ तो मुझे प्रिंट होकर आएगा कि नॉट गेट /abcd, पर मेरे मिडलवेयर्स हमेशा वर्क करेंगे। यानी मिडलवेयर्स क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में भेदभाव नहीं करते कि हमारा अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो मिडलवेयर रन नहीं करेगा। मिडलवेयर तो हमेशा रन करेगा ही करेगा, चाहे पाथ आप गलत सिलेक्ट करो, चाहे पाथ आप सही सिलेक्ट करो, चाहे आपने रिक्वेस्ट के अंदर कोई गलती कर दी है, कोई आपने बीच में पैरामीटर्स मिस कर दिए हैं या पाथ गलत कर दिया है या गलत तरीके की रिक्वेस्ट भेज दी है, पर मिडलवेयर्स हमेशा रन करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज सेंट इन द रिक्वेस्ट बॉडी और हाउ द रिक्वेस्ट इज स्ट्रक्चर्ड। इसके साथ साथ एक और चीज़, जब हम मिडलवेयर का नेक्स्ट कॉल करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि अब हमारा कंट्रोल आगे वाले फंक्शन में चला गया तो नेक्स्ट के बाद कुछ लिखा नहीं जा सकता। जैसे लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं console.log दिस इज आफ्टर नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं सेव, एंड जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेट्स सपोज हमने रूट पर रिक्वेस्ट भेजी तो हाय आई एम रूट आ गया, और हमारे टर्मिनल में क्या आया, टर्मिनल में आया हाय आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, सेकंड मिडलवेयर एंड दिस इज आफ्टर नेक्स्ट। यानी ये चीज़ भी एग्जीक्यूट होती है जो हमने नेक्स्ट के बाद लिखी। इवन दो इस तरीके से कोड आपको जनरली कभी नहीं मिलेगा क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। अब अच्छे डेवलपर्स कोड इसी तरीके से लिखते हैं कि जनरली नेक्स्ट के बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, कुछ भी हमारा लॉजिक नहीं लिखा होता, नेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द मिडलवेयर। तो इसीलिए नेक्स्ट के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट तो होगा ही, पर हम वो लिखते नहीं है क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है कोड को लिखने का। बहुत रेयर और बहुत स्पेसिफिक केसेस होंगे जिसमें इस तरीके से कोड लिखा जाएगा नेक्स्ट के बाद। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे इफ आई डू रिटर्न नेक्स्ट, अगर हमने रिटर्न नेक्स्ट कर दिया और दोबारा से हम यहां पर लिखने की कोशिश करें console.log abcd सेव, एंड अब अगर हम रिफ्रेश करें तो इस बार ये जो रिटर्न नेक्स्ट के बाद वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए कई बार अगर आप दूसरे डेवलपर्स का कोड देखेंगे तो कुछ डेवलपर्स ये एक्चुअली प्रेफर करते हैं कि सिर्फ नेक्स्ट की जगह हम रिटर्न नेक्स्ट लिख दें, ताकि गलती से नेक्स्ट के बाद अगर कोई कोड हमने लिख भी दिया तो वो एग्जीक्यूट ना हो, बिकॉज दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग कोड। तो हम रिटर्न नेक्स्ट लिखें चाहे हम रिटर्न नेक्स्ट ना लिखें, पर हम नेक्स्ट के बाद कोड नहीं लिखेंगे अपने मिडलवेयर्स के अंदर, ना ही हम इस मिडलवेयर के नेक्स्ट के बाद कोड लिखेंगे, और रिस्पॉन्स एक बार सेंड कर दिया तब तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे मिडलवेयर्स के अंदर हम अपने नेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने लिए एक यूटिलिटी मिडलवेयर क्रिएट करने वाले हैं। यूटिलिटी मिडलवेयर कहने का मतलब है कि ये तो हो गए हमारे रैंडम मिडलवेयर्स, ये मिडलवेयर ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहा, ज़रूरी काम नहीं कर रहा, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो हम अपने लिए एक यूजफुल मिडलवेयर को क्रिएट करेंगे। इस मिडलवेयर का काम क्या होगा, ये हमारे लॉगर की तरह एक्ट करेगा। अब प्रोग्रामिंग के अंदर लॉगर्स क्या होते हैं, लॉगर्स हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऐसी फंक्शनैलिटी होती है, ऐसा हिस्सा होता है पार्ट का जो लॉग चीज़ें लॉग करने में हेल्प करवाता है। लॉग करना यानी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करना या हमारे टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करने में हमारे लॉगर्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हर रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड होगा कि उस रिक्वेस्ट का क्या मेथड है। मेथड यानी क्या हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आई है, क्या हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, क्या हमारे पास पुट रिक्वेस्ट आई है, डिलीट रिक्वेस्ट आई है, इस तरीके से किस तरीके की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। हो सकता है हम इंटरनली वो जानना चाह रहे हों, या इनफैक्ट जब हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम कंपनीज के अंदर जाते हैं तो जनरली हर प्रोजेक्ट के साथ एक लॉगर फाइल होती है जिसमें सारा लॉग किया जाता है कि किस टाइम पर क्या रिक्वेस्ट भेजी गई, कौन से मेथड की रिक्वेस्ट आई। तो इस तरीके से अगर हमें लॉगर फंक्शनैलिटी बनानी है तो रिक्वेस्ट के मेथड को हम प्रिंट करवा सकते हैं, किस टाइम पर रिस्पॉन्स भेजा गया हम उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे रिस्पॉन्सेस की रिक्वेस्ट कब आई और रिस्पॉन्स कब गया, इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी एपीआई जो है या हमारा सर्वर जो है उसकी लेटेंसी क्या है, कितना लैग लग रहा है रिक्वेस्ट आने और रिस्पॉन्स भेजने में, या फिर कौन सा होस्ट का नाम क्या है। इस तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो हर एक रिक्वेस्ट के साथ हम लॉग करवा सकते हैं यानी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अपना यूटिलिटी मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें तो कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं app.use, एंड यहाँ पर हम अपना लॉगर बनाएंगे। लॉगर के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, नेक्स्ट आएगा।
और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसे एक बार प्रिंट करवाते हैं console.log रिक्वेस्ट, और जैसे ही रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाए फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएं। तो इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये हमारी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गई। एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आप एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स और कई सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमें जानना है रिक्वेस्ट कहाँ भेजी गई, तो उसके लिए हम पाथ नेम प्रिंट करवा सकते हैं, हम अपना ओरिजिनल URL, बेस URL, इस तरीके की कई सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंट करवाने वाले हैं अपने रिक्वेस्ट का मेथड। सो वी कैन राइट रिक्वेस्ट डॉट मेथड सेव। इनफैक्ट क्लियर कर लेते हैं पहले स्क्रीन को एंड इस बार करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ गया कि हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी थी। इसी तरीके से हम चाहें तो हॉपस्कॉच से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हॉपस्कॉच पर जाकर वी कैन पेस्ट आवर ओन पाथ और यहाँ से एक बार गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। सेंड किया, हाई आई एम रूट आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स में और यहाँ प्रिंट हो गया कि हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी थी। हम चाहें तो अब पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सेंड किया, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्योंकि कुछ है नहीं तो 404 आया हमारे पास स्टेटस कोड विच इज़ पेज नॉट फाउंड, पर यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट का मेथड हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। हम चाहें तो अपनी एक पैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सेंड किया, ऑब्वियसली 404 आया बट यहाँ पर हमारे पास पैच प्रिंट होकर आ गया। तो जिस भी मेथड को, जिस भी वर्ब को हम यूज़ कर रहे हैं उस वर्ब को हम प्रिंट करवा सकते हैं। साथ के साथ हम चाहें तो होस्ट नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम से नेम। सेव कर लिया एंड इफ़ वी सेंड द पैच रिक्वेस्ट अगेन, सेंड किया और यहाँ पर हमारे पास आ गया पैच रिक्वेस्ट। हम भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, लोकल होस्ट को भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ गेट रिक्वेस्ट भेजें तो उसके लिए भी आएगा गेट रिक्वेस्ट भेजी, किसे भेजी, लोकल होस्ट के भेजी। हम चाहे तो अपना पाथ भी प्रिंट करवा सकते हैं जिस पाथ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट पाथ नेम से वी कैन प्रिंट आर पाथ। अब रिक्वेस्ट के साथ कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं इसको जाके हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ वी गो टू द एक्सप्रेस डॉक्यूमेंटेशन, API रेफरेंस में जाएंगे, रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे। अब रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें मिल जाएंगे, जैसे रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम हमारे पास होता है, ओरिजिनल URL होता है, रिक्वेस्ट डॉट पाथ होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी होती है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर अब हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं रूट को गेट रिक्वेस्ट भेजी तो गेट लोकल होस्ट अनडिफाइंड हमारे पास आया। अनडिफाइंड बेसिकली आया क्योंकि पाथ नेम नहीं, यहाँ पर पाथ होगा अगेन। तो इस बार गेट लोकल होस्ट स्लैश, अगर हम स्लैश रैंडम को रिक्वेस्ट भेजेंगे सेंड की रिक्वेस्ट तो इस बार आया गेट लोकल होस्ट स्लैश रैंडम। हम चाहें तो इस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि मिडलवेयर्स के पास वो अथॉरिटी, वो पावर होती है कि वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट के अंदर एक नया पैरामीटर ऐड करेंगे, वी कैन कॉल इट रिस्पॉन्स टाइम, या रिस्पॉन्स टाइम की बजाय इसको बोलेंगे हम टाइम, कि रिक्वेस्ट हमारी किस टाइम पर आई, ये रिक्वेस्ट का टाइम है। इसके लिए हम लिख देंगे डेट डॉट नाउ, इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं रिक्वेस्ट का टाइम। इसको कर देते हैं सेव एंड सेंड। सेंड किया तो अच्छा, टाइम को एज अ फंक्शन नहीं, नॉर्मली सेंड किया, रैंडम पेज पर आ गए तो हमारे लिए ये रिक्वेस्ट का टाइम प्रिंट होकर आ गया। अब ये जो टाइम है ये एक अलग फॉर्मेट के अंदर है। अगर हम अपना प्रॉपर टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी इस फॉर्मेट से हम एक रीडेबल फॉर्मेट में आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस तरीके का कुछ फॉर्मेट लिख सकते हैं, न्यू डेट और डेट नाउ को। डेट डॉट नाउ बेसिकली क्या करता है, डेट डॉट नाउ हमें अभी का एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट रिटर्न करता है। तो कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें चाहिए हो एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट, तो उसके लिए डेट डॉट नाउ यूज़ कर सकते हैं। जब इसे रैप कर देंगे इनसाइड अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट और फिर उसके लिए डॉट टू स्ट्रिंग इस मेथड को कॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक नई डेट क्रिएट हो जाएगी इन द करेक्ट फॉर्मेट, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जिसको हम समझ पाएँ, और वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके से यू कैन टेस्ट इट आउट ऑन योर ओन सिस्टम कि हमारी डेट हमारे लिए प्रॉपरली प्रिंट होती है क्या। लेकिन इस तरीके से हमने अपने लिए एक यूटिलिटी मिडलवेयर क्रिएट कर लिया है। अब एक और स्पेशल चीज़, ये जो हमारा मिडलवेयर है, अगर हमने इसे लास्ट में लिख दिया, लेट्स सपोज हमारे स्लैश और स्लैश रैंडम के हमने इसे बाद में लिख दिया, एक बार स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर करते हैं। ऊपर हमारे राउट्स हैं, बाद में हमने मिडलवेयर को लिखा और अब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सेंड की रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आ गया, पर इस बार कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार रिक्वेस्ट आई और स्लैश रैंडम से मैच कर गई तो रिस्पॉन्स यहीं से वापस चला गया।
अब हमारे कोड के पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की कोई एक्सेस नहीं बची, तो इसीलिए ये मिडलवेयर फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो मिडलवेयर तभी काम करेगा जब रिस्पॉन्स भेजने से पहले मिडलवेयर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सेस कर पाए। इसीलिए मिडलवेयर्स को कोड के लास्ट में हम नहीं लिखते। जनरली जितने भी मिडलवेयर्स हम लिखते हैं उन्हें कोड के स्टार्टिंग में हम लिख रहे होते हैं, अगर हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम उनको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि मिडलवेयर्स को लास्ट में लिख दिया तो बेसिकली मिडलवेयर नहीं रह जाएंगे, वो एंड में चले जाएंगे एंड दैट इज नॉट अ मिडलवेयर। तो इसीलिए मिडलवेयर को एग्जीक्यूट कराना है तो रिक्वेस्ट आने के बाद सबसे पहले मिडलवेयर हिट होना चाहिए लॉजिकली, एंड उसके बाद हमारा जो एंडिंग रिस्पॉन्स है वो हमारे से जाना चाहिए। एंड ये जो हमने यूटिलिटी मिडलवेयर क्रिएट किया है बेसिकली टू लॉग इन्फॉर्मेशन, जो हमने अपना लॉगर बनाया है, ये जो लॉगर है इस तरीके के कई सारे npm पैकेजेस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो बिल्कुल सेम काम करवाते हैं जो हमने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। इनमें से काफ़ी वेल नोन है मॉर्गन के नाम से, जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखाया, जो 5 अच्छे मिडलवेयर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उनमें से एक मॉर्गन भी होता है। और मॉर्गन ऐसा सा ही काम कराता है। मॉर्गन को आप यूज़ करके देखोगे अगर, तो वो भी आपके लिए रिक्वेस्ट का मेथड प्रिंट करवाएगा, होस्ट नेम प्रिंट करवा देगा, पाथ प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मॉर्गन हमारे लिए प्रिंट करवाता है। तो बेसिकली उसी को हमने खुद से स्क्रैच से थोड़ा सा उसका एक लाइटर वर्जन जो है बिल्ड कर लिया है। अब हमारे जो मिडलवेयर्स होते हैं वो app.use फंक्शन के अंदर कॉल बैक्स की तरह काम करते हैं। जैसे अगर हम app.use की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं तो हमने ऑलरेडी देख लिया हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं app.use में, एक हमारा पाथ आर्ग्यूमेंट होता है और एक हमारा कॉल बैक होता है। एंड अगर इस कॉल बैक फंक्शन की बात करें तो इट कैन बी अ मिडलवेयर फंक्शन, या इसके अंदर हम सीरीज ऑफ यानी मल्टीपल मिडलवेयर फंक्शन लिख सकते हैं जो कॉमा सेपरेटेड हो, या हम चाहें तो एक एरे ऑफ मिडलवेयर फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली app.use के अंदर जो हम पास करते हैं, जो कॉल बैक फंक्शन की तरह पास होता है, दैट इज एक्चुअली अ मिडलवेयर। अब यहाँ पर पाथ की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम app.use के अंदर कोई भी पाथ पास नहीं करते तो हमारा जो मिडलवेयर है वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा। पर अगर हम उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पाथ लिख देते हैं तो ये जो हमारा मिडलवेयर है ये सिर्फ उन स्पेसिफिक पाथ्स के लिए वर्क करेगा। जैसे लेट्स सपोज हम अपने लिए लिखते हैं app.use एंड app.use पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं /random। अब /random के पास अगर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना नेक्स्ट, और यहाँ पर हम console.log करवा देंगे I am only for random, और यहाँ से कॉल कर देंगे अपने नेक्स्ट को। लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर, एंड इस बार अगर हम रूट को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारा मिडलवेयर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। लेकिन अगर हम /random को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उस केस में मिडलवेयर एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करवाएगा I am only for random। अगर हम /random /something को भेजेंगे, दिस इज /something, एंटर किया तो उसके इसमें एरर तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर I am only for random ये हमारे पास प्रिंट होकर ज़रूर आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन लॉग हो रही है ये हमारे लॉगर की मदद से हो रही है, पर ये सेकंड टाइम जो प्रिंट हुआ है ये इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि /random /something हमने लिखा है। पर अगर हम यहाँ पर लिख दें /abcd तो उस केस में भी वर्क नहीं करेगा, यानी कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा ये जो मिडलवेयर है सिर्फ उन्हीं पाथ्स के लिए वर्क करेगा जो पाथ /random से स्टार्ट होते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर हम पाथ के अंदर स्लैश लिख देते हैं तो स्लैश से तो सारे ही पाथ स्टार्ट होते हैं, इसीलिए जब हम इस पाथ को खाली छोड़ते हैं तो उसका मतलब बेसिकली यही होता है कि हम यहाँ पर पाथ के अंदर अपना सिर्फ स्लैश यानी रूट पाथ पास कर रहे हैं। तो रूट पाथ पास करने का मतलब होता है कि सारे के सारे और जो फर्दर राउट्स हैं उनके लिए भी हमारा जो मिडलवेयर है वो वर्क करेगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मिडलवेयर स्पेसिफिक पाथ्स के लिए वर्क करें, जैसे कई बार आप नोटिस करेंगे अगर आप दूसरे डेवलपर्स के कोड पढ़ेंगे तो कि कई डेवलपर्स जो अपनी APIs लिखते हैं, हमने APIs रेस्टफुल फैशन में किस तरीके से लिखी है, हम अपनी APIs को लिखते आए हैं /listings, या हमने लिख दिया /listings /id, इस तरीके से हम अपनी APIs को लिखते आए हैं। पर कई डेवलपर्स प्रेफर करते हैं अपनी APIs को लिखना /API /listings, या कुछ लोग लिखते हैं /API /listings /id। तो APIs इस तरीके से भी लिखी जाती हैं, ये भी हमारा रेस्टफुल फैशन है। अब जब हम इस तरीके से APIs लिखते हैं तो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो भी मिडलवेयर्स हैं, जैसे मिडलवेयर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा कि हम चाहते हैं हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी यूज़र आए, अगर उसके पास कोई लिंक है तो डायरेक्टली उस लिंक पे ना आ पाए, पहले उसे हमेशा साइन अप या लॉग इन करना ही करना पड़े। तो अगर कोई भी यूज़र डायरेक्टली इन APIs को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब /API के बाद कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा है, तो हम चाहते हैं वो हमेशा लॉग्ड इन हो। तो उसके लिए मिडलवेयर के अंदर
अपने मिडलवेयर के अंदर ही हम उससे क्या करवा सकते हैं, हम उससे लॉग इन करवा सकते हैं। तो मिडलवेयर के अंदर ही हम ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट लिख सकते हैं। ऑथेंटिकेशन पार्ट मतलब ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, इसके पास परमिशन है हमारे इन APIs को या हमारे इन राउट्स को एक्सेस करने की। तो इस तरीके से हमारे मिडलवेयर का प्रैक्टिकल यूजेज तब होता है जब किसी स्पेसिफाइड पाथ को या सीरीज ऑफ पाथ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बीच में ऑथेंटिकेशन की एक लेयर डालना चाहते हैं, वैलिडेशन की एक लेयर डालना चाहते हैं। पर इन तरीके की चीज़ों में हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अभी सिर्फ मिडलवेयर के बेसिक्स कवर कर रहे हैं। बाद में जाके जब हम ऑथेंटिकेशन को पढ़ेंगे तब जाकर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि मिडलवेयर एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से यूज़ की जा सकते हैं। अब इसके साथ में एक और जनरल केस मिडलवेयर का ये भी होता है कि जनरली जब हम अपने सारे के सारे app.use, app.get, app.post इस तरीके से सारे के सारे फंक्शंस लिख देते हैं, तो उसके बाद लास्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं app.use, जहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पर जनरली हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर सकते हैं पेज नॉट फाउंड। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली हम अपने 404 के लिए, यानी अगर हमने कुछ ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश की है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए हम एक स्पेशल मिडलवेयर एंड ऑफ द पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले के किसी भी पाथ के साथ हमारी रिक्वेस्ट मैच नहीं की तो फिर हमारा ये वाला 404 रन कर जाएगा। इसको सेव कर सकते हैं एंड इफ़ आई रिफ्रेश इट तो इस बार हमारे पास आएगा पेज नॉट फाउंड। अगर हम कुछ भी रैंडम पाथ लिख देंगे, जैसे अगर हम /random/something पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी पेज नॉट फाउंड यानी कस्टम एरर हमारे पास आ जाएगा। जनरली हम सिर्फ लिख कर नहीं भेजते, हम कुछ फोटोज़ वगैरह, इंटरेस्टिंग कार्टून्स वगैरह लोग प्रिंट करवाते हैं जब 404 भेजते हैं, तो हम चाहे तो अपना स्टेटस भी सेंड कर सकते हैं। response.status इस 404.send सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारी जो रिस्पॉन्स का स्टेटस है दैट इज़ 404। हम चाहे तो उसे हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेज के वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारे पास स्टेटस 404 ही आ रहा होगा रिक्वेस्ट का। तो इस तरीके से हम कस्टम जो एरर्स होते हैं, ऐसे एरर्स जो हो ही सकते हैं, उसके लिए अपने मिडलवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक मिडलवेयर फॉर एन API दैट चेक्स इफ द एक्सेस टोकन वाज पास्ड इन द क्वेरी स्ट्रिंग और नॉट। यानी बेसिकली हम एक /API नाम का राउट रखेंगे। अब API के साथ जनरली हमने फ्री APIs को अभी एक्सेस करने की कोशिश की है, फ्री APIs को हमने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ किया है। बट जब हम APIs के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर आपको बताया गया था कि कुछ APIs ऐसी होती हैं जिनके लिए एक्सेस टोकन ज़रूरी होता है। एक्सेस टोकन को हम एक स्पेशल पासवर्ड की तरह समझ सकते हैं। जैसे कुछ अकाउंट्स को खोलने के लिए पासवर्ड ज़रूरी होता है, वैसे ही कुछ APIs का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्सेस टोकन चाहिए होता है। जनरली जैसे अगर हम गूगल की APIs का भी एग्जाम्पल ले लें, तो गूगल की APIs यूज़ करने के लिए हमें गूगल अकाउंट से साइन अप करना होता है और उसके लिए एक्सेस टोकन चाहिए। ट्विटर की APIs के लिए हमारे पास ट्विटर अकाउंट होना चाहिए और वो हमें एक्सेस टोकन देता है, यानी एक स्पेशल पासवर्ड देता है जिसको हम API कॉल के साथ पास करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ पास करते हैं। तो ऐसे ही एक्सेस टोकन को एक स्पेशल सीक्रेट की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं। हमारी API क्या करती है, हमारी API रिस्पॉन्स में कुछ डेटा सेंड करती है, बट वो डेटा तभी सेंड करेगी जब API की रिक्वेस्ट के अंदर एक क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से /API हम लिख सकते हैं टोकन इज इक्वल टू गिव एक्सेस। हम अपने टोकन को गिव एक्सेस नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर टोकन इज इक्वल टू गिव एक्सेस पास करेंगे तभी हमारी API डेटा रिटर्न करेगी, और अगर नहीं किया तो उस केस में हमारी API हमारे लिए एक एरर रिटर्न करेगी। एरर में वो बोल सकती है कि एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड या रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, इस तरीके से कोई भी मैसेज हम लिखकर भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये काम करने के लिए हमें अपना एक मिडलवेयर क्रिएट करना है। क्या है काम ये है कि /API ऐसा राउट है जो रिस्पॉन्स में एक डेटा भेजता है। तो यहाँ पर अपने लिए हम वो राउट क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए लॉगर को एक बार कॉमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपने लिए एक राउट क्रिएट करते हैं। app.get रिक्वेस्ट आई है हमारी /API पे, और API क्या करेगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बॉडी को लेगी एंड रिस्पॉन्स में उन्हें सेंड कर देगी सम डेटा। अब अभी तो हम ये सिर्फ डेटा एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, पर डेटा हमारा डेटाबेस का डेटा भी हो सकता है, कोई एरे भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। अभी के लिए अगर हम /API पर रिक्वेस्ट डालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है, बट हमें इतनी आसानी से डेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए। किसी ने डेटा को मिसयूज़ कर लिया तो, और हम नहीं चाहते हर कोई यूज़र हमारे डेटा को एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम एक मिडलवेयर यूज़ करेंगे app.use। app.use के अंदर हम चाहते हैं हमारा ये मिडलवेयर तभी काम करे जब हम /API को एक्सेस कर रहे हैं। यानी अगर हम रूट पर जाना चाहते हैं तो उस केस में हमें नहीं कराना, पर /API के लिए हम करवाना चाहते हैं।
तो मिडलवेयर डिफाइन करने के लिए वी कैन हैव रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अब सबसे पहले तो मिडलवेयर से हमें क्वेरी स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लेट, इसे कह सकते हैं टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। इससे हम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो टोकन की वैल्यू होगी उसे निकाल लेंगे और फिर हम मैच कर लेंगे कि अगर हमारे टोकन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू गिव एक्सेस, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। और बाकी सारे केसेस में हम क्या करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे कैपिटल में एक्सेस, इसे डिनाइड कह सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी हमारे स्लैश एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या टोकन की वैल्यू गिव एक्सेस के इक्वल है। अगर है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट को कॉल कर दो, नेक्स्ट को कॉल करके मतलब यहाँ आ गए और डेटा सेंड हो जाएगा, और नहीं है तो उस केस में एक्सेस डिनाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू स्लैश एपीआई अब और रिफ्रेश करेंगे तो इस बार क्या आ गया, एक्सेस डिनाइड, यानी हमने अपने टोकन को पास नहीं किया। एक बार टोकन को पास करते हैं, हम लिख सकते हैं टोकन इज इक्वल टू गिव एक्सेस, एंटर किया तो इस बार हमारे पास हमारा डेटा आ गया। पर अगर हम गिव एक्सेस की जगह कोई मिस्टेक कर देते हैं टोकन के अंदर, कुछ गलत टोकन पास करते हैं, एंटर किया तो इस बार हमारे पास आ गया एक्सेस डिनाइड। तो इस तरीके से, वैसे तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल है पर मिडलवेयर की एक्चुअल फंक्शनैलिटीज ऐसे ही की जाती हैं। यानी कोई ऐसा पाथ होता है, कोई ऐसा राउट होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम मिडलवेयर की लेयर लगा देते हैं बीच में। और वो लेयर क्या काम करती है, वो लेयर ऑथेंटिकेट करने का, ये चेक करने का कि प्रॉपर परमिशन है क्या, जो भी क्लाइंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसके पास, वो चेक करने का काम हमारे मिडलवेयर हमारे लिए करते हैं। अब जो भी हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे ऐप डॉट गेट हो गया या ऐप डॉट पोस्ट हो गया, इन तरीके के मेथड्स में हम मल्टीपल मिडलवेयर्स को एक साथ पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इस तरीके से हमने मिडलवेयर लिखा है, इसकी जगह अगर हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, लेट्स मेक इट कॉन्स्ट चेक टोकन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब ये चेक टोकन क्या है, ये हमारे लिए एक फंक्शन बन गया, और हम चाहते हैं जैसे ही एपीआई यानी इस राउट के ऊपर, इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट आए, सबसे पहले टोकन चेक हो, उसी के बाद ये कॉल बैक रन करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेक टोकन, एंड अपने मिडलवेयर को एज ए फंक्शन हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मिडलवेयर हो गया, जो पहले अगर नेक्स्ट को कॉल करेगा तभी हमारा सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इस बार रिफ्रेश करेंगे तो एक्सेस डिनाइड, पर इफ वी सेंड गिव एक्सेस तो हमारे पास आ जाएगा हमारा डेटा। और ये जो टोकन है ये स्लैश के लिए वर्क नहीं करेगा, यानी अगर रूट पाथ है तो रूट पाथ में हमने चेक टोकन पास ही नहीं किया, या ना ही हमने पहले उसके लिए मिडलवेयर डिफाइन किया था, तो इसीलिए हमारे बाकी सारे पाथ्स तो वैसे ही वर्क करेंगे। बस हमारा टोकन कहाँ पर चेक होगा, हमारा टोकन तब चेक होगा जब हम स्लैश एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे। नेक्स्ट हम ब्रीफली थोड़ा सा टच करने वाले हैं अपनी एरर हैंडलिंग को। एरर हैंडलिंग बेसिकली होता है कि अगर हमारे सर्वर साइड पर कोई भी एरर हो जाता है, और एरर्स जनरली होती हैं जब भी हम कोड लिखते हैं, तो ऐसे एरर्स अगर अकर करते हैं तो उन्हें हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। उनमें से सबसे बेसिक चीज़ तो होती है एक्सप्रेस का डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर। एक्सप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जनरली एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसके थ्रू हमारे एरर्स हैंडल हो जाते हैं। अब एरर्स वैसे तो हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ एरर्स हमारे सिंटैक्स एरर्स होते हैं। सिंटैक्स एरर्स यानी हमने कोड के अंदर कोई गलती कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेमीकोलन मिस कर दिया है, कुछ और कॉमा मिस कर दिया है, या हमने फंक्शन को गलत तरीके से, फंक्शन को हम क्लास कीवर्ड से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हमारे सिंटैक्स एरर्स होते हैं वो वेरी इजी टू ट्रैक होते हैं। बिना सिंटैक्स एरर के तो हमारा कोड हमारे लैपटॉप पे ही नहीं चलेगा। तो जनरली जब तक कोड हमारा प्रोडक्शन के अंदर जाता है, एक होती है हमारी डेवलपमेंट स्टेज, डेव स्टेज, एक होती है प्रोडक्शन स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज यानी जब हम अपने सिस्टम के ऊपर काम करें, प्रोडक्शन में मतलब कोड जा चुका है, पुश हो चुका है, उसे दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सिंटैक्स एरर जनरली हमारी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोड चलने लग जाता है और फिर हम उस कोड को आगे जाके पुश कर देते हैं। पर कई ऐसे एरर्स होते हैं जो सर्वर साइड पे तब होते हैं जब हमारा सर्वर एक्चुअली प्रोडक्शन के अंदर जा चुका है, लोग हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके बाद कुछ एरर आ गया। अब ये एरर किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम मोंगोडीबी को यूज़ कर रहे हैं या किसी और डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटाबेस फेल हो गया, क्योंकि डेटाबेस भी क्या है, डेटाबेस भी थर्ड पार्टी सर्विस है। डेटाबेस ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जिसे हमने बिल्ड किया हो, तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि डेटाबेस हमेशा वर्क करेगा ही करेगा। या अगर हम कोई एक्सटर्नल एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने
पेज पे मॉर्गन को यूज कर रहे हैं, या हम अपने कोड के अंदर मैप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गूगल मैप्स की हेल्प से। अब कल को हो सकता है गूगल मैप्स अपनी पॉलिसी चेंज कर दे और वो एक्सेस डिनाई कर दे हमारी एपीआई के लिए, तो इस केस में क्या होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर एरर आ जाएगा कि हमारा गूगल मैप वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरीके के कई सारे एरर्स होते हैं रियल टाइम में जो रियल लाइफ वेबसाइट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अब जनरली जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर कोई एरर आता है तो हमें कोई कोड का बड़ा सा मैसेज तो दिखता नहीं, जैसा मैसेज हमें डेवलपमेंट के अंदर दिखता है। तो उन मैसेजेस को, एरर मैसेजेस को बेसिकली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो यूजर है, जो हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा है, उससे ज़्यादा ना पता चले कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें खराब चल रही हैं। और ज़्यादा पता चलना भी इशू नहीं है, मैक्सिमम केसेस में जो इशू होता है वो ये होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस खराब ना हो, क्योंकि यूज़र को कोड का एक्सपीरियंस नहीं है। जो नॉर्मल लेमन यूजर्स होते हैं उन्हें नहीं पता कोड क्या होता है, एरर क्या होता है और अजीब सी चीज़ें क्यों वेबसाइट पे दिख रही हैं। तो इसीलिए हम अपने एरर्स को अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, और अगर सर्वर साइड पे कोई एरर हो भी जाता है तो उसे अच्छे से यूज़र के पास प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे एक्सप्रेस का डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर होता है वो कैसे काम करता है, जैसे लेट्स सपोज हमने कोई एक पाथ बना दिया app.get/ और इसे हम कह देते हैं रॉन्ग। तो रॉन्ग के अंदर कुछ ना कुछ एरर हमारे पास होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज ABCD इज इक्वल टू ABCD। अब ABCD कोई वेरिएबल तो है नहीं, हमने ना लेट यूज़ किया, ना वैर यूज़ किया, ना कॉन्स्ट यूज़ किया, हमने सिंपली कुछ भी रैंडम चीज़ लिख दिया यहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, जो ऑब्वियसली हमें एरर देगा। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, हमारा सर्वर तो रन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया हमारे पास। लेकिन जैसे ही हम लोकल होस्ट /wrong पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, वैसे क्या हो गया, यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आ गया। रेफरेंस एरर कह रहा है ABCD इज नॉट डिफाइंड, एंड इस तरीके से हमारा स्टैक ट्रेस हमारे पास आ गया है। स्टैक ट्रेस बेसिकली हमें बताता है कि एरर कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर कैसे कैसे वो एरर प्रोपिगेट हुआ, कैसे कैसे एरर आगे बढ़ा। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे मिडलवेयर फोल्डर के अंदर app.js फाइल के अंदर लाइन नंबर 23 के ऊपर, दिस इज माई लाइन नंबर 23, इसमें कितने स्पेसेस के बाद थर्ड जो कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर मतलब 2 स्पेसेस के बाद बेसिकली मेरा A स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेरा एरर अकर हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारे स्टैक ट्रेस से हमें पता चल जाती है। पर ये क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास एरर आया, एक्सप्रेस ने हमारे लिए उसे बाय डिफॉल्ट हैंडल कर लिया। अगर हम हॉपस्कॉच से भी देखें और अगर हम /wrong पर एरर भेजते हैं, सेंड किया, तो इस बार एरर हमें और डिटेल में मिलेगा। ये हमारा स्टैक ट्रेस हमारे पास आ गया, पर बेसिकली एरर के साथ हमारे पास स्टेटस कोड भी आया है, विच इज़ स्टेटस कोड 500। अब ये स्टेटस कोड हमने तो कहीं डिफाइन नहीं किया, मैंने तो नहीं बोला अगर कुछ गलत हो जाता है तो स्टेटस कोड 500 ही बोलो। 501 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है, कुछ और स्टेटस कोड भी हो सकता है, 404 भी हो सकता है। बट बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस ने अपने लिए स्टेटस कोड क्रिएट किया एंड उसे आगे की तरफ भेज दिया। अब ये जो डिफॉल्ट हैंडलर होता है एक्सप्रेस का, इसे हम जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। इफ वी गो टू गाइड के अंदर हमारे पास एरर हैंडलिंग होता है एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे ये रहा हमारा डिफॉल्ट एरर हैंडलर। तो Express comes with a built-in error handler that takes care of any errors that might be encountered in the app. यानी ऐप के अंदर किसी भी तरीके का एरर आएगा, एक्सप्रेस ने सबके लिए एक डिफॉल्ट हैंडलर बनाया हुआ है। दिस डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन, और ये जो एरर हैंडलर होता है ये एक मिडलवेयर फंक्शन होता है, इज एडेड एट द एंड ऑफ द मिडलवेयर फंक्शन स्टैक। यानी जितने भी हमारे मिडलवेयर्स होते हैं उसमें एंड में छुपके से बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस क्या करता है, अपना डिफॉल्ट वाला एरर हैंडलर मिडलवेयर फंक्शन ऐड कर देता है। व्हेन एन एरर इज रिटन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू द रिस्पॉन्स। जब भी कोई एरर हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट ये मिडलवेयर क्या करता है, रिस्पॉन्स के अंदर एक स्टेटस कोड ऐड कर देता है, और जनरली इट इज सेट टू 500, एक स्टेटस मैसेज ऐड कर देता है। तो ये जो चीज हमारे पास प्रिंट होकर आ रही है, दिस इज आवर स्टेटस मैसेज, एंड इस तरीके से हेडर्स पास कर सकता है। तो ये तो हो गया डिफॉल्ट एरर हैंडलर, जो बाय डिफॉल्ट खुद से जो एरर्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हैंडल करता है। पर हम चाहें तो हम अपने एरर मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि कोई भी एरर अगर हमारे कोड के अंदर आ जाए, तो उस केस के लिए हम खुद के एरर्स भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट आउट कर देते हैं और अपने API वाले राउट के बारे में बात करते हैं। जब हम टोकन को चेक कर रहे हैं, अगर एक्सेस डिनाइड है तो एक्सेस डिनाइड को हम एक एरर की तरह भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं थ्रो न्यू एरर एंड द न्यू एरर इज गोइंग टू बी एक्सेस डिनाइड। तो जैसे ही अब हम जाएंगे, इफ वी गो टू /API, तो अब हमारे लिए क्या आएगा, अब हमारे लिए एक्सेस डिनाइड, हमारे एरर का नाम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार बाय डिफॉल्ट एरर थ्रो नहीं हुआ, ये एरर हमने खुद से थ्रो किया है, कॉन्शियसली थ्रो किया है, पर इसे भी हमारा एक्सप्रेस का डिफॉल्ट हैंडलर क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है और इसे वापस भेज रहा है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ वी गो टू /API सेंड,
तो स्टेटस कोड तो वही आया 500, पर इस बार एरर वो आया है जो हमने भेजा है। पर अगर हम सही टोकन भेज देते हैं, टोकन इक्वल टू गिव एक्सेस सेंड, तो उस केस में हमारे पास डेटा आ जाएगा एंड सही स्टेटस कोड आ जाएगा। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है एरर सिर्फ गलतियों की वजह से थ्रो हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्शियसली हम एज अ डेवलपर अगर कुछ हम मैसेज दिखाना चाहते हैं, कुछ एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो हम खुद से भी एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। पर जनरली हम इस तरीके से जेनेरिक एरर्स थ्रो नहीं करते, हम खुद की अपनी एरर क्लासेस बनाकर एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। और ये जो बड़ा सा मैसेज हमें अभी दिखाई देता है एरर के अंदर, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, सेंड किया, और ये जो बड़ा सा मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम चाहते हैं इसकी जगह कुछ और मैसेज हमें दिखाई दे तो उसे भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का पॉइंट ये था बताना कि हमारे कोड के अंदर कई बार एरर्स जनरेट होते हैं, इन एरर्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक्सप्रेस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर होता है, पर अगर हमें खुद के कस्टम एरर हैंडलर्स बनाने हैं, अगर हमें खुद से कस्टम एरर क्लासेस बनानी है जिनको हम जनरेट कर पाएँ और बेटर तरीके से अपने एरर्स को हैंडल कर पाएँ, तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो अभी तो हमने बेसिक डिफ़ॉल्ट हैंडलर के ऊपर टच किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम खुद के अपने कस्टम एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप कर सकते हैं।